चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। संतोष कुमार, अवर निबंधक, रांची ग्रामीण यानी सब रजिस्ट्रार। आप अंदाजा लगाइए कि संतोष कुमार कितने ताकतवर हैं। आप अंदाजा लगाइए कि सिस्टम के अंदर संतोष कुमार की जड़ें कितनी गहरी हैं। एक सरकारी कर्मी, एक अवर निबंधक, एक सब रजिस्ट्रार, जिसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज है। थाना उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, पुलिस उसे बचाने की कोशिश कर रही है, पूरा प्रशासन उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। विधायक ने विधानसभा में मामला उठा दिया है, लेकिन अब तक वो अपने पद पर बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि मीडिया को जानकारी नहीं दी जाती। और तो और संतोष जी अब तक अपने पद पर बने हुए हैं। और इन सब के बीच संतोष कुमार ने एक अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। तो सवाल है कि क्या संतोष को गिरफ्तारी का डर सता रहा है? अगर संतोष कुमार बेकसूर हैं तो फिर यह अग्रिम जमानत याचिका क्यों? हमने तो आज तक सुना था कि चोर की दाढ़ी में तिनका, लेकिन यहां पर तो चोर की पूरी दाढ़ी ही तिनके वाली है। यह रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट दिखाइए। जालसाज संतोष को है जेल जाने का डर। जालसाजी कर जमीन की हुई थी रजिस्ट्री। धनबाद में हुआ था जमीन का खेल। बलियापुर थाने में दर्ज हुआ था मामला। विधानसभा में भी उठा था मामला। मैं सूचना दे रहा हूं महोदय, धनबाद जिले के जिला अवर निबंधक संतोष कुमार नाम है, उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है महोदय 65/2020, जिसमें वहां के एडिशनल कलेक्टर श्याम नंदन राम ने जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। एफआईआर दर्ज है, आज भी वो पद पर बना हुआ है। यह बहुत ही दुखद है महोदय। मैं सरकार के संज्ञान में विषय को लाना चाहता हूं, आग्रह करता हूं कि तत्काल प्रभाव से ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को हटाए वहां से महोदय। संतोष कुमार ने दायर की है अग्रिम जमानत याचिका। कर्मचारी दिलीप कुमार की ओर से भी डाली गई है याचिका। यानी इन्हें है जेल जाने का डर। नंदन राम ने की थी बलियापुर थाने में शिकायत। सात अभियुक्तों का नाम दिया गया है, जिसमें हमारा अपर निबंधक संतोष कुमार जी हो गए, दिलीप कुमार हो गए, गुलाब गोप हो गए, सुबोध चंद्र मंडल हो गए और उन्हीं के गोतिया लोग हैं। सारे पे केस दायर किया गया है। और ये इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल जो डाले हैं उनके लिए खारिज करने के लिए हमारा वकील भी काम कर रहे हैं। और जब केस हमारा जब इतने तुल पकड़ लिया है, इतने कामयाबी तक पहुंच रही है, तो अब हमें प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप पैसे ले लीजिए और ज़मीन को छोड़ दीजिए। पैसे लेकर आप, मतलब कि एक अनजान व्यक्ति हमें मिलते हैं। क्या उनसे आपकी कभी बातचीत हुई है? जी नहीं, पहले हमें उनसे कभी बात नहीं हुई थी। आज की डेट में वो मिले। कहाँ आपकी जमीन है? हमारी जमीन पलानी मौजा में है। कितना जमीन था? 6.5 डिसमिल जमीन है। लेकिन आखिर पुलिस संतोष से जुड़ी जांच छिपा क्यों रही? मीडिया से क्या छिपाया जा रहा है? नहीं बताते, जो है आपको कोर्ट से समझिए, लीजिए मामला वहाँ से। तो सर 5 गो पर हुआ है और 7 गो नाम नेम्ड है ना, तो 5 पे हुआ, तो वो आप 2 गो पे हुआ कि नहीं हुआ, वो क्या है सो बताइए हमको। अरे तो जांच चल रही है ना, जांच चल रही है, ठीक है सर, बात करेंगे आपसे। हेलो, देखिए आपको जो बताना था हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, पहले भी बताएंगे, अब उससे आगे हम कुछ नहीं बताने वाले। आपको जो लेना है डिटेल कोर्ट से ले लीजिए। तो सर ये बताइए ना, 5 गो पर शुरू हुआ तो कौन कौन ना 5? हमको थोड़ी ना नाम मौजवानी याद है क्या, कहाँ से देंगे आपको? अच्छा, तो सर थाने में ना जरा पूछ लीजिए ना।
पुलिस कह रही है जानकारी कोर्ट से मांगिए। पुलिस कह रही है हम जानकारी नहीं देंगे। तो क्या संतोष को बचाने की कोशिश हो रही है? हेलो। हाँ अंकित जी, यहाँ तो नहीं मिला। हम डीएसपी साहब के अभी एक आदमी को भेजे। अच्छा। तो उनके यहाँ रिकॉर्ड होगा तो वहाँ से हमको फोटो कॉपी करके भेज देगा, तो हम व्हाट्सएप पे मैं आपको बता दूंगा देख के। तो वो फाइल है ना एसडीपी साहब के चेम्बर में है। अच्छा। इसलिए वहाँ भी नहीं मिल पाएगा, तो सॉरी अभी हम नहीं दे पाएंगे उसमें कुछ। ठीक है, एसडीपी साहब ही कुछ अगर उनके चेम्बर पे है, चेम्बर में फाइल रखा हुआ है। मेरा अभी नहीं है थाने एसडीपी साहब के ऑफिस में है। अच्छा। बोले थे कि वहाँ पर अगर आपको मिल जाता है तो फोटो कॉपी करके हमको व्हाट्सएप कर दीजिए। अच्छा। नहीं होता है, यहाँ तो नहीं मिला उसका रिकॉर्ड कहाँ रखा है ये। अच्छा। आया है कि नहीं, निर्गत हुआ है कि नहीं, हमको हमारे एब्सेंट में हुआ है क्या, हम तो देखे भी नहीं है। अच्छा। ठीक है, इसलिए हम बताएंगे। एक्चुअली ऐसा है ना सर कि उसमें ऑफिस से प्रेशर पड़ रहा है सर का, और उसमें आप खाली इतना ही हमको बता देते ना कि जो केस शुरू हुआ है, जैसे जैसे नाम है संतोष का, संतोष के ऊपर क्या हुआ है ये हमको बता दीजिए। मतलब रिकॉर्ड मिलेगा तभी तो उसको देख के बता सकते हैं भाई। तो अपने मन से तो हम नहीं बता सकते हैं ना, जो रिकॉर्ड मिलेगा तभी तो बता सकते हैं। अच्छा। वो आईओ छुट्टी में है, उसका रिकॉर्ड फिर भी हम बक्सा खुलवा के उसको दिखवाए। अच्छा। वो उस जहाँ वो रखता है फाइल में नहीं है। अच्छा। उसके जहाँ फाइल का एक बक्सा बनाया है वो उसमें भी नहीं है। अच्छा। इसलिए जब तक वो रिकॉर्ड हमको मिलेगा नहीं तब तक हम क्या बोल सकते हैं आपको। ठीक। और ये डीएसपी ऑफिस से ही पता चल पाएगा। ठीक। आखिर क्यों जानकारी छिपाने का प्रेशर बनाया जा रहा है? संतोष को किसका वरद हस्त है? आखिर कौन संतोष को बचाना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम है जानकारी इकट्ठी करना। अब अगर किसी थाने में किसी अधिकारी के खिलाफ, सब रजिस्ट्रार कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं होता। आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा अधिकारी है सब रजिस्ट्रार, कि सब रजिस्ट्रार सीएनटी जमीन, आदिवासी जमीन, गैर मजरूआ जमीन, सरकारी जमीन, वन भूमि, जिसकी मर्जी उसकी रजिस्ट्री कर दे रहा है। अब अगर एक ऐसे अधिकारी के खिलाफ किसी थाने में एफआईआर दर्ज होती है तो मीडिया जाकर के पूछेगा तो कि सर इसमें क्या कार्रवाई हुई है, सर इस मामले में क्या आपने कोई जांच की है, जांच की है तो सर क्या सामने आया है। लेकिन एसडीपीओ साहब तो नाराज हो जा रहे हैं। अजीत जी कह रहे हैं कि भाई कोर्ट से जाकर के पता कर लीजिए जो हो रहा है, हम नहीं बताएंगे। सर क्यों नहीं बताएंगे? आपको बताना हमारा काम है और हमें बताना आपका काम है। आपको तो सर बताना पड़ेगा। आप भले नाराज हो जाइए, आप रूस जाइए हमसे, आप मुंह फुला लीजिए, लेकिन सर बताना तो पड़ेगा। आप छुपा क्यों रहे हैं? आपके ऊपर किसका प्रेशर है? हम तो सवाल करेंगे ही, हम तो सवाल करेंगे ही सर। सवाल करना ही हमें रोजी रोटी देता है। सवाल करने के लिए ही मैं यहां पर बैठा हूं, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। और मैं आपसे सवाल कर रहा हूं सर कि आप संतोष जी को बचा रहे हैं क्या? संतोष जी के खिलाफ जांच कहां तक पहुंची है, ये आप बताने से इधर उधर झांकने क्यों लगते हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि हम कोर्ट से जाएं? हम कोर्ट से जाकर के जानकारी हासिल कर रहे हैं। कोर्ट से तो हम जानकारी हासिल कर ही लेंगे, लेकिन सवाल है कि आखिर आपको सिर्फ बैठने के लिए तो तनख्वाह नहीं मिलती। आप एसडीपीओ बने हुए इसलिए तो, ताकि आप हमें जानकारी दे सकें। आम आदमी अगर आपसे पूछे तो आपको जानकारी देनी पड़ेगी सर। सूचना के अधिकार के तहत ही आपको जानकारी देनी पड़ेगी। ये तो मेरा अधिकार है और हम तो मीडिया है, ये तो हमारा कर्तव्य भी है। हमारे साथ अरुण बर्नवाल जुड़े हुए हैं धनबाद से, उनके साथ कुछ लोग भी हैं। मैं सीधा रुख करता हूं धनबाद का। अरुण जी, सीधी सी बात है, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, लेकिन सवाल यह है कि आखिर संतोष जी को कौन बचा रहा है? सवाल इसलिए है क्योंकि आप देखिए कि विधानसभा में एक विधायक इनके खिलाफ आवाज उठा देता है, विधानसभा तक में मामला उठ गया है, एफआईआर तक दर्ज है, कई मामलों का खुलासा तो हम ही कर रहे हैं। इसके बावजूद संतोष अपने पूरे शान के साथ जमे हुए हैं अपनी पोस्ट पर रांची में, और उनकी कारस्तानी लगातार जारी भी है। तो आप सोच सकते हैं कि इस आदमी की पहुंच कितनी मजबूत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके साथ कौन है अरुण और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, वो देख लेते हैं पहले।
अभिषेक, देखिए हमारे साथ जो नंदन राम है, जो पीड़ित है, और जो इसी पूर्व जो अवर निबंधक हैं संतोष कुमार, उनके सताए हुए अधिवक्ता आरबी सिंह, उनके अधिवक्ता हैं धर्मेंद्र बर्नवाल, और उनसे अभी फिलहाल तो इस केस के बारे में क्या कुछ है वो अपडेट, केस का अपडेट लेंगे। हालांकि जो सूचना मिल रही है जी, पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए कोर्ट में प्रे किया था, और उसके बाद ही आनंद फानंद में जब सब तरफ से निराश हो गए अवर निबंधक संतोष कुमार रांची के, तब जाके उन्होंने 25 मार्च को चुपके से आके अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर दी है। सीधे जुड़ेंगे अधिवक्ता धर्मेंद्र से ही, उन्हीं से जानेंगे सारा अपडेट। धर्मेंद्र, इस मामले में अब अवर निबंधक ने एक तरह से कहें तो मान लिया है कि वो इस मामले में दोषी हैं, तभी वो अदालत की शरण में गए हैं और अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है, अन्यथा वो तो सीधे इस केस के खिलाफ में क्वाशिंग के लिए जाते। हाँ बिल्कुल, उनको जाना चाहिए था। अगर यदि वो अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहते थे तो वो उनको क्वाशिंग के लिए जाना चाहिए था। उन्होंने अवर निबंधक साहब संतोष कुमार साहब के द्वारा 25 तारीख को एक ABP नंबर 675/2021 दायर किया गया है। उसका नेक्स्ट डेट पड़ा है 6 तारीख को और 6 अप्रैल को, और 6 तारीख को ये हेयरिंग होना है, और देखते हैं। तो मतलब अब क्या लग रहा है, जिस तरह पूरी घेराबंदी कानूनी लीगली स्तर पे आप लोगों ने की अपने आप क्लाइंट के माध्यम, क्लाइंट को न्याय दिलाने के लिए, नंदन राम को दिलाने के लिए, अभी जैसा एक मामला रहा, उनके बेटे वरुण ने न्यूज़ 11 से कहा है कि अब उनको प्रलोभन देने का काम किया जा रहा है, प्रलोभन देने का प्रयास किया जा रहा है, कि प्रलोभन दिया जा रहा है जो आप ज़मीन छोड़ दो, उसके एवज में आपका जो पैसा लगा है वो दे देंगे और आपको बढ़ा के पैसा दे देंगे। तो क्या ये सब बातों को कोर्ट में लेके जाएंगे आप? ये तो आउट ऑफ कोर्ट है, आउट ऑफ कोर्ट का चीज़ है ये। एक प्रलोभन की बातें जो होती है वो आउट ऑफ कोर्ट है। अब न्यायालय में मामला लंबित है तो जज साहब क्या करते हैं उसको अपोज करना है, उनके मनोनंदन राम की तरफ से मुझे अपोज करना है। देखते हैं क्या न्यायालय क्या फैसला देती है। पीड़ित को भी अगर दबाव दिया जाए किसी तरह, चाहे वो रुपए पैसे से हो, दबाव से हो, सामाजिक दबाव हो, तो ये भी अपने आप में एक क्राइम है। बिल्कुल, ये ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है कि एक प्रलोभन दिया जाता है किसी को तो क्राइम तो होता है, क्राइम बनता है। और अवर निबंधक साहब अगर जिस दिन निर्दोष हैं तो न्यायालय का सम्मान करें, न्यायालय में जो होता है उसको देखें। और आप लोग अब क्या करेंगे? वो जो अग्रिम जमानत की याचिका उन्होंने दाखिल की है तो उसका विरोध करेंगे, और किन शर्तों पे करेंगे? बिल्कुल उनका विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि किसी को न्याय दिलाने के लिए उसका प्रोटेस्ट करना जरूरी होता है। प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो शायद उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए क्लाइंट का मिलना ही चाहिए, क्लाइंट को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए न्यायालय में आए हुए हैं। तो मतलब एक तरह से माना जाए जो पूर्व के जो अवर निबंधक थे धनबाद के संतोष कुमार, ये अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे करोड़ों के रुपए के हेरा फेरी के धंधे में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये तो एक महज एक कंप्लेनेंट खड़ा हो गया और इसका पता चला। और ऐसे तो जब तक वो लंबे समय तक यहाँ धनबाद में रहे तो ऐसे में तो वो लाखों करोड़ों के अपने वारे न्यारे कर लिए होंगे। पता नहीं, पता है अब वो चीज़ वो जाने। बट धनबाद में ज़मीन को लेकर के बहुत बड़ा खेल हुआ है। अपना गर्दन बचाने के लिए दूसरे का गर्दन फंसा देने का प्रयास किया गया है। और आपको याद होगा एक आरबी सिंह साहब हैं, वकालत करते हैं वो, और उनका सिर्फ सिग्नेचर किए थे, आइडेंटिफाइड किए थे, ड्राफ्ट किए, सत्यापित किए थे। अपना गर्दन बचाने के लिए, अपने स्टाफ का गर्दन बचाने के लिए किसी के दूसरे के गर्दन में पासा फेंक दिया गया। और आपको पता नहीं होगा वो 380 दिन जेल में रहे। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने सत्यापित किया, और कोई भी वकील एडवोकेट के सिग्नेचर से किसी भी प्रकार का कोई निबंधन या दलील लिखा हुआ नहीं जाता। अरुण, मैं रोक रहा हूँ आपको जी, मैं रोक रहा हूँ आपको इसलिए क्योंकि वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नंदन जी के बेटे हैं। हम समझ रहे हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं, ये सामने आना जरूरी है। जो उन्होंने अभी बाइट दी है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका सामने आना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वरुण जी का मैं रुख करूंगा। वरुण जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। अब वरुण जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, तो वरुण जी का रुख करना बहुत जरूरी है।
तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पैनल से कि वरुण जी को हमारे साथ लाइन पर ले आए। वरुण जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। वरुण जी, सबसे बड़ी बात यह है, देखिए कि एक अवर निबंधक हैं जिनके खिलाफ आपके ही पिता ने मामला दर्ज किया बलियापुर थाने में। न्यूज मीडिया जब बलियापुर थाने पहुंचता है, बलियापुर, और जब सिंदरी एसडीपीओ से जानकारी लेने पहुंचता है कि सर इस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है, हमारा भी अधिकार है, आपका भी अधिकार है कि आप जाकर के पूछें कि सर हमने मामला दर्ज किया है। हमें तो साफ और दो टूक जवाब मिला कि भाई हम आपको नहीं बताएंगे, आप जाकर के कोर्ट से जान लीजिए। क्या आपको भी ऐसा ही कोई जवाब मिल रहा है, थाने की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा? जी, हमने तो थाने में बार बार फोन किए, जाकर वहाँ बाकायदा मिलने के बाद तो हमारी केस अभी तो उधर तो बार बार मिलते थे तो पता चला कि कोरोना के चलते कुछ नहीं हो रहा है, ये कोरोना का हवाला दिया जा रहा था। और जब अभी इधर केस थोड़ा स्पीड हुई है तो जो हमारे इंस्पेक्टर थे जो वो अवकाश मतलब अभी छुट्टी पे गए हुए हैं। तो यानी किसी न किसी तरीके से अभी मामले को टाला ही जा रहा है। वो मतलब वो बाकायदा हमें बताए थे कि हमारे फैमिली का कुछ प्रॉब्लम है तो वो अपना छुट्टी पे गए हुए हैं, फैमिली इशू बताकर। अच्छा, मतलब अब तक कुल मिलाकर के ये है कि इस मामले में बहुत ज्यादा कुछ अभी हासिल हुआ नहीं है? कुछ हासिल ज्यादा नहीं हुआ। चलिए, इतनी ही बात सब कुछ बता देने के लिए काफी है। चलिए वरुण जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने अंदर की बात, अपने मन की बात हमारे साथ साझा की। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उन तमाम शख्सों से जुड़े जिनकी बात कोई नहीं सुनता। अब एक बार फिर से मैं अरुण बर्नवाल के पास, अरुण बर्नवाल जी का रुख करना चाहूंगा। अरुण जी, देखिए ये वरुण जुड़े थे, साफ साफ कह रहे हैं कि भाई मामला जब एफआईआर दर्ज हुई थी तब और आज एक डेग भी आगे बढ़ता नजर नहीं आता है। बढ़ा होगा, संभव है, बलियापुर पुलिस काबिल है, सिंदरी एसडीपीओ बहुत बड़े काबिल हैं, तो संभव है कि उन्होंने बहुत ज्यादा जांच न करते हुए भी केस को फाइनलाइज कर दिया होगा। हो सकता है, संभव है, हम उनके टैलेंट पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, वो बताना नहीं चाह रहे होंगे। लेकिन हम चूंकि बाहर से देखने वाले अज्ञानी मूर्ख लोग हैं तो हम लोगों को यही दिख रहा है कि भाई इस मामले में बहुत ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है। आपके साथ शायद नंदन राम भी हैं, उनको क्या लग रहा है, क्या उनको भी ऐसा ही कुछ फील हो रहा है? अभिषेक, देखिए हमारे साथ नंदन राम जी खुद नहीं है, क्योंकि वो इस मामले में बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं, इसलिए उनका बेटा जो उनके घर से ही फोन लाइन पे, अभी जैसा मैं भी सुन रहा था, जो जिस तरह के कहा उन्होंने कि अभी तक कितने लंबी अवधि हो गए, अभी तक केस में उनको जो न्याय मिलना चाहिए था वो कहीं दिख नहीं रहा है। एक तरह से कहें तो इसका अनुसंधान जो है एक कदम आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन इसी मामले में कुल 7 आरोपी बनाए गए हैं 65/2020 के जो एफआईआर दर्ज हुआ है बलियापुर थाने में, और जो 5 लोग हैं उनके मामले में तो पुलिस मान रही है कि वो सही में इस मामले के दोषी हैं, लेकिन 2 जो जिनकी मदद से पूरा ये जो निबंधन का काम हुआ, इसे हेरा फेरी का काम हुआ, एक खुद अवर निबंधक संतोष कुमार और दूसरे उनके सहयोगी दिलीप कुमार, तो इन दोनों को पता नहीं पुलिस क्यों अब तक सिर्फ जांच के ही दायरे में रखी थी। और अब जब पुलिस को भी ये लगने लगा कि ये मामला, जब हम लोगों ने बहुत गंभीरता से उठाया और पुलिस को लगने लगा कि अब ये मामला खुल के रहेगा, तो उसने भी अपनी एक कदम आगे बढ़ाई। और जैसा कि इनके अधिवक्ता धर्मेंद्र हैं, ये इन्होंने बताया कि पुलिस ने वारंट के लिए प्रे कर दिया था अदालत में। तो जब अवर निबंधक को इस बात का पता चला तो पहले तो फरवरी में ही जो शेष जो 5 आरोपी थे वो उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत की याचिका फाइल की, और 25 मार्च को होली से 2 दिन पहले चुपके से आकर अवर निबंधक की ओर से उनके अधिवक्ता अवर निबंधक संतोष कुमार और दिलीप कुमार की ओर से उनके अधिवक्ता ने अदालत में उनकी अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर दी। तो ये एक तरह से कहें तो वो जैसा कि आपने ठीक कहा था, चोर के जो दाढ़ी में वो तिनका होता है, इनके मन में काला जरूर कहीं ना कहीं दिखा। जब सब तरफ से थक हार कर ये परेशान हो गए, या कहें तो एकदम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे, तब ये अदालत की शरण में जाने को विवश हुए, अन्यथा ये अभी तक अपने पावर का उपयोग कर रहे थे। एक बार फिर से धर्मेंद्र से जुड़ेंगे। धर्मेंद्र, क्या कुछ यही बातें लग रही है जो मैंने कहा कि संतोष कुमार सब साइड से थक हार गए, तब अब वो अदालत की शरण में एक तरह से पहुंचे हैं? बिल्कुल, अगर वो थके नहीं होते तो शायद वो एबीपी फाइल नहीं करते। और मेरे ख्याल से कोर्ट में आना चाहिए था, उनको बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। नहीं होता तो क्वाइसिंग के लिए जाना चाहिए था। अगर वो निर्दोष थे तो क्वाइसिंग के लिए जाना चाहिए था उनको, और थक हार गए होंगे तो आए हैं। तो मतलब एक तरह से वो अपने आप को इस गुनाह में अपने आप को भी दोषी वो मान रहे हैं, जो उनसे कहीं गलती हुई वो इसके दोषी हैं। ऐसा हो सकता है कि वो अपने आप को दोषी मान रहे हों, इसीलिए न्यायालय में आए हैं ऐसे। और
उनको भी न्यायालय में आना ही था हर हाल में। और अब उनके अग्रिम जमानत का आप लोग पुरजोर विरोध करेंगे? बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो गरीब है, असहाय लोग होते हैं, एक उसको क्या कहते हैं कि एक तिनका जोड़ करके मतलब कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और अपना ज़मीन खरीदने का ख्वाब देखते हैं। ख्वाब देखने के उपरांत वो चाहते हैं कि मेरा एक छोटा सा घर हो और उस घर को, ज़मीन को अगर कोई जाली करके, जाली दस्तावेज तैयार करके, बिल्कुल दस्तावेज बनाते हैं, जाली दस्तावेज बना करके ज़मीन रजिस्ट्री करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी के मन में ऐसा प्रतीत होता है कि उसके साथ में ठगी हो रहा है, ठगी हो गया है। तो न्याय दिलाने के लिए तो न्यायालय है, न्यायालय का सम्मान करें। एक सवाल और है, मैं पूछना चाहता हूँ, इसलिए पूछना चाहता हूँ चूंकि ये थोड़ा तकनीकी सवाल है और मैं और आप चूंकि कानूनविद तो नहीं है, लेकिन जो जुड़े हुए हैं इन्हें कानून की जानकारी। हम आज तक यही जानते थे कि अग्रिम जमानत याचिका वो दायर करता है, ऐसा शख्स दायर करता है जिसके अंदर में वो डर होता है कि हाँ वो गिरफ्तार हो जाएगा या फिर उसे जेल जाना पड़ेगा या फिर उसे किसी तरीके की सजा सुनाई जा सकती है, इस तरीके का कुछ होता है। अब इस मामले में संतोष जी और साथ में उनके कर्मचारी दोस्त दोनों अग्रिम जमानत याचिका दायर करते हैं। हालांकि ये उनका अधिकार है, हम उस अधिकार पर सवाल कतई खड़े नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल उनका हक है वो अग्रिम जमानत याचिका दायर करें, लेकिन ये दिखाता क्या है? मेरा एक सिंपल सा सवाल है, वकील साहब से आप ये सवाल लें। निश्चित रूप से देखिए धर्मेंद्र, स्टूडियो से अभिषेक ये जानना चाह रहे हैं कि एक जो भी ये अभी संतोष कुमार और दिलीप कुमार ये मान रहे हैं कि अग्रिम जमानत याचिका इन्होंने दायर कर दी, ये उनका मौलिक अधिकार भी है कि अगर आरोप लगाए तो अपने प्रमाण के जवाब में दें, लेकिन ये प्रतीत क्या होता है जो अब उनको ये भय लगने लगा है कि अब शायद कानून उनको अपने लपेटे में ले लेगी, अपने शिकंजे में ले लेगी और वो जेल के सलाखों के पीछे चले जाएंगे। इसके लिए उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका फाइल की। ये तो न्यायालय तय करेंगे कि हम न्यायालय का जो अधिकार है वो न्यायालय तय करेंगे कि वो क्या करेंगे, वो जेल जाएंगे कि उनका अग्रिम जमानत जो होता है वो अलाउ हो जाएगा, एक्सेप्ट करेगा, वो तो न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, लेकिन एक आम आदमी अगर वो इस तरह की सभी जितने अपने सोर्स है, पैरवी है लगा लेता है और जब थक जाता है तब इस तरह की पहल करता है और कोर्ट में जाने का प्रयास करता है, जैसे कि पहले भी हम लोगों ने चर्चा की, अन्यथा सीधे क्वेश्चनिंग में जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर अपने आप को वो निर्दोष मानते तो उसके एफआईआर के अगेंस्ट में वो क्वेश्चनिंग जाते हैं। अभी उनको लगता है कि ये क्वेश्चनिंग भी नहीं हो पाएगा तो उन्होंने अग्रिम जमानत फाइल किया है। अब न्यायालय का आदेश का प्रतीक्षा कीजिए। देखिए अभिषेक, ये चूँकि कानून के ज्ञाता हैं और ये सही भी है, कोर्ट से बियॉन्ड हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। अब क्या कोर्ट डिसीजन लेगी 6 अप्रैल को, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये संकेत तो जरूर है। जो संतोष कुमार जब सब साइड से हार गए, थक गए, तब वो जाकर अंततः कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका चुपके से अपने अधिवक्ता के माध्यम से दायर कराते हैं। हालांकि उसको काट के लिए उनके जो नंदन राम है, उसके वकील और पूरी टीम पुरजोर तरीके से तैयारी में लगी हुई है और 6 तारीख का डेट आएगा तो जब कोर्ट के सामने उनके एंटीसिपेटरी बेल के लिए जब पास होगा, जब आएगा याचिका आएगी सुनवाई के लिए, तो उस समय जैसा ये बता रहे, देखिए डायरी की भी डिमांड की गई थी कोर्ट के द्वारा, तो आएगी तब कोर्ट के जो उनके बचाव के जो अधिवक्ता हैं उसको किस तरह काटेंगे, ये अपने उसी दिन 6 तारीख को खोलेंगे और तब कोर्ट क्या निर्णय लेती है ये देख उसी समय पता चल पाएगा। जी चलिए, लेकिन गुरु एक बात तो है, संतोष साहब का मैं फैन हो गया कि सिस्टम में किस हद तक प्रोपगेट करना है, सिस्टम को किस हद तक अपने काबू में रखना है। ये अगर सीखना हो तो संतोष जी से सीखिए कि भाई जमीन को बेचने में ये पूरे सेक्युलर रहे, जमीन किसी की रहे, इन्होंने रजिस्ट्री कर दी और जब पूछा गया कि भाई आपने कर दी तो बोले कि हाँ कर दी, रजिस्ट्री करना मेरा काम है, मैंने रजिस्ट्री कर दी है, जांच करना मेरा काम थोड़ी है। ये भूल गए जमीन का कागजात पूरे रहे नहीं रहे इन्हें फर्क नहीं पड़ता, इन्हें कतई फर्क नहीं पड़ता कि जमीन गैर मजरूआ है, जमीन सरकारी है, जमीन आदिवासी है, सीएनटी एसपीटी एक्ट के तहत आती है, किस नेचर की जमीन है, कैसरे हिंद जमीन है, इन्हें कतई फर्क नहीं पड़ता है। और तो और छोड़िए, मुख्यमंत्री आवास के सामने कैसरे हिंद जमीन, इसकी भी रजिस्ट्री कर दी इन्होंने। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मजबूती कितनी है। और आप उसके बावजूद ये भी अंदाजा लगाइए कि अभी भी ये शान से अपने कमरे में रजिस्ट्री का काम बाकायदा जारी रखे हुए हैं, रोज ऑफिस जाते हैं, रोज रजिस्ट्री करते हैं। तो आप सोच लीजिए कि इनको किसका, कितने मजबूत आदमी का वरदहस्त प्राप्त है, आप अंदाजा लगा सकते हैं।
बाकी समझदार हम भी हैं, समझदार आप भी हैं, समझदार जनता भी है, सब कुछ समझती है। बहुत शुक्रिया अरुण आपका, बहुत शुक्रिया आपके साथ जो मेहमान जुड़े उनका, और बहुत शुक्रिया संतोष जी आपका। संतोष जी को शुक्रिया इसलिए क्योंकि आपने झारखंड की जनता को सिखाया, आपने हम झारखंडियों को सिखाया कि हमें कैसे लोगों पे विश्वास नहीं करना है। आप पर विश्वास करके हमने गलती की है, हम अपनी गलती मानते हैं, आपके सामने हम नमन है, हम अपने सर को झुकाते हैं। और सरकार, हम चाहते हैं, झारखंड की जनता चाहती है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि संतोष जी पाक साफ हैं तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि संतोष जी ने गलती की है तो जांच करवाइए, इनकी संपत्ति की जांच करवाइए, इनके परिजनों की संपत्ति की जांच करवाइए, और साथ ही साथ इनके अलावा भी जितने रजिस्ट्रार हैं और जितने अंचलाधिकारी हैं जिनके ऊपर आरोप है, उनकी तमाम प्रॉपर्टीज और उनके परिजनों की प्रॉपर्टीज की जांच करवाइए, क्योंकि झारखंडियों का आपके ऊपर विश्वास रहना बहुत जरूरी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस चीज से आपका डरना बेहद जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।